ठीक है। ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ऑल्सो जो ऑनलाइन है स्टूडेंट्स। तो मैं जो है हिमाचल का पोर्शन आपको करवा रहा हूँ। लास्ट डे हमने हिमाचल का पहला टॉपिक, ठीक है, पहला टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और साथ में मैंने थोड़ा सा पार्ट जो है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल का थोड़ा सा पोर्शन मैंने टच किया था। ठीक है। तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो फ्रीडम मूवमेंट्स का होगा। फ्रीडम मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट्स। ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट्स का ये टॉपिक जो है, ये तो काफी डिटेल टॉपिक है, परंतु आपके एग्जाम के हिसाब से जो है हम इसको थोड़ा सा कंसाइज करेंगे और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपको पढ़ाएंगे। इस टॉपिक में मेनली जो हमें जो प्रोमिनेंट प्रिंसली स्टेट्स रही हैं, जो प्रोमिनेंट प्रिंसली स्टेट्स रही हैं, उन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो प्रोमिनेंट जो मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उन पे हम जो डिस्कशन करेंगे। आपके एग्जाम के लिए आपने जो भी मैं कीवर्ड्स लिखूंगा, जैसे कि किसी उस समय के किसी राजा का नाम या टाइम, या जो है उस मूवमेंट के कोई प्रोमिनेंट लीडर्स थे, या उस मूवमेंट का नाम क्या था। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के इस फ्रीडम मूवमेंट के इस टॉपिक में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो मोस्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं हुए। थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दें कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं हुए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या था, ब्रिटिशर्स का जो है डायरेक्ट रूल नहीं था। ठीक है। यहाँ पे जो रूल था वो स्टेट्स के अंदर, रियासतों के अंदर स्थानीय राजाओं का था। लोगों की जो रिजेंटमेंट थी वो जो है राजाओं के खिलाफ होती थी। ठीक है। इसलिए जो भी अक्सर जो आंदोलन हुए, जो भी मूवमेंट्स हुए, वो राजा के खिलाफ हुए। नेशनल मूवमेंट का जो, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसकी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है 1920s के बाद। 1920s के बाद वो भी तब जब गांधी जी का यहाँ पे आना जाना हुआ, और उसके बाद भी ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा गया हो। फिर धीरे धीरे लोग जो है मोबिलाइज हुए, राजाओं के खिलाफ जो संघर्ष होते थे। फिर जो प्रबुद्ध लोग थे, जो फ्रीडम, जो उस समय के शिक्षाविद जो लोग थे, सोशल वर्कर्स थे, उन लोगों ने फिर जो है राजाओं के साथ साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें वो शामिल हुए। ठीक है। और यहाँ पे 1930s में जो एक बड़ी बहुत ही प्रोमिनेंट जो रोल रहा है, एक जो है संस्था, एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी हर एक रियासत के अंदर, प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल। अभी इस टॉपिक का लगभग जितने भी मैं आपको स्टेट्स पढ़ा रहा हूँ उसमें सब में जो है इसका जिक्र आएगा, प्रजामंडल्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट हैं या जो स्टेट हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ मंडी से। ठीक है, मंडी से। आज हम जो है सबसे पहले मंडी के बारे में, मंडी के जो प्रोमिनेंट फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, मंडी के बाद जो सेकंड टॉपिक है वो फिर मैं बिलासपुर, बिलासपुर के बाद चंबा, और फिर जो है धामी, एक छोटी सी रियासत है, रही है शिमला के नजदीक। वहाँ का एक प्रोमिनेंट जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो खास तौर पे धामी गोलीकांड, और उसके साथ साथ एक कुनिहार सत्याग्रह है। ठीक है, कुनिहार सत्याग्रह। इन पांच छह जो जो ये फ्रीडम मूवमेंट्स इन पांच छह स्टेट्स के अंदर, इस टॉपिक को हमने आज देखना है। ठीक है। सबसे पहले मंडी के अंदर, देखो मंडी के अंदर सबसे पहले जो है 1909 का जिक्र आता है। मंडी जो स्टेट है, मंडी जो आज एक जिला है, वैसे वो आप कल बताया था, वो मंडी और सुके दोनों रियासतों से मिलकर बना है। और जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुए हैं मंडी रियासत में, जो प्रोमिनेंट है वो 1909 का है। 1909, 1909, जब इस मंडी स्टेट के जो शासक थे जिनका नाम जो है राजा भवानी सेन था। ठीक है, मंडी स्टेट के जो रूलर हैं उस प्रिंसी स्टेट्स के, राजा भवानी सेन। यहीं पे आपको बता दूं कि हर एक जो रियासतें रही हैं ना, उनके जो राजाओं के हैं, उनके जो सरनेम है वहां से उनका आइडिया हो जाता है कि किस स्टेट का है। कहीं का प्रकाश होगा, कहीं सिंह होगा, कहीं सेन होगा, कहीं चंद होगा। ठीक है। तो जितना आपने पहले देखा होगा, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मंडी रियासत में उस समय जो है भवानी सेन वहां के शासक थे। यहाँ जो आंदोलन है, आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे जो है, यहाँ सरका घाट क्षेत्र के एक किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था
शोभाराम। ठीक है, शोभाराम। शोभाराम कौन है? एक बहुत बड़े किसानों के किसानों के और लोगों के एक जो है किसानों के एक जो है बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने यहाँ पे जो है लोगों को संगठित किया और मंडी रियासत में राजा के खिलाफ जो है यहाँ एक संघर्ष किया था। ठीक है, अब ये संघर्ष क्यों हुआ है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। वास्तव में यहाँ एक जो है जो शासक है, जो राजा है, उसका यहाँ एक वजीर था। ठीक है, जो वजीर था, वजीर उपाध्याय जीवानंद। वजीर उपाध्याय जीवानंद। क्योंकि राजा के बिहाफ पे जो स्टेट के अंदर जो भी रूल करता था, जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता था, उसका जिम्मेवारी किसके पास थी? वजीर जीवानंद के पास। ये जो वजीर जीवानंद है, इसका प्रजा के प्रति जो है एट्रोशियस नेचर था। सुप्रेशन करता था प्रजा को। और खास तौर पे ये किसानों के नेता शोभाराम जो हैं, इन्होंने यहाँ पे इस आंदोलन को क्यों लीड किया है? क्योंकि क्रॉप फेलियर के बावजूद भी, किसानों की जो क्रॉप है, क्रॉप फेलियर के बावजूद भी उनसे जो है हाई टैक्सेस हाई टैक्सेस वसूले गए। ठीक है, हाई टैक्सेस वसूले गए। और लंबे समय से लोगों की रिजेंटमेंट थी, जिसके लिए एक दिशा दी मंडी रियासत के अंदर 1909 में, शोभाराम में। देखना, हर एक स्टेट में जो रिवोल्ट होते हैं, जो हुए हैं पास्ट में हिमाचल प्रदेश में, उनमें आपने तीन चार पॉइंट्स याद रखने हैं, सब में यही कराएंगे। एक तो होगा जो टैक्स होगा ना, जो भू राजस्व होगा, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, वो शासक क्या करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, एक तो लोगों की, किसानों की, प्रजा की जो रिजेंटमेंट होगी वो किसके प्रति होगी? हाई टैक्सेस के खिलाफ होगी। दूसरा क्या होगा? जो स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, ठीक है, वो क्या होगा? निरंकुश होगा, एट्रोशियस होगा। दूसरा पॉइंट वो होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में, हमारे प्रदेश में जो उस समय की जो हिल स्टेट्स थी, वहां पे जो है एक प्रथा होती थी जिसको बोलते थे बेगार प्रथा। ठीक है, बेगार प्रथा। ठीक है, बेगार प्रथा मतलब कि काम के बदले में किसी भी तरह का जो रेम्यूनरेशन उसको नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो है प्रोमिनेंट रीजन थे, चाहे वो मंडी स्टेट रही हैं, चाहे वो दूसरी स्टेट्स रही हैं, कि हाई टैक्सेस, एट्रोशियस नेचर ऑफ द रूलर्स, करप्शन, और जो है बेगार प्रथा। ठीक है, यही जो कारण बना है, जो ये 1909 का जो ये मंडी रियासत के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ भाई शोभाराम के नेतृत्व में। तो ये तीन चार पॉइंट्स यहाँ पे आपके 1909 के मंडी रियासत में। एक तो राजा याद रखना है, कौन है? राजा भवानी सेन। शोभाराम वो किसानों के नेता हैं, सरकाघाट क्षेत्र से हैं। मेन जो रीजन है वो क्या है? जो वजीर उपाध्याय जीवानंद हैं, उनका प्रजा के प्रति निरंकुश व्यवहार, और लंबे समय से जो रिजेंटमेंट थी, जो आपको कारण बताए, हाई टैक्सेस, हाई लैंड रेवेन्यू, और करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिगाड़ प्रथा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो तीन पॉइंट्स जो हैं, इस पॉइंट के अंदर आपको याद रखने हैं। सेकंड, जो मंडी स्टेट के अंदर जो फ्रीडम हुआ है, जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ है, वो मेनली है मंडी षड्यंत्र। ठीक है, आपने सुना है इसके बारे में? मंडी षड्यंत्र। ठीक है, मंडी षड्यंत्र। ये मंडी षड्यंत्र किस तरह का जो है षड्यंत्र है, किस तरह की कंस्पिरेसी है, इस टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नंबर एक, ये जो मंडी षड्यंत्र है ये हुआ था 1914 और 1915 को। 1914 और 1915 को, नंबर एक। सेकंड पॉइंट, इस मंडी षड्यंत्र के जो जो प्रोमिनेंट जो लीडर थे, उनका नाम था भाई हिरदाराम। उनका नाम था भाई हिरदाराम। भाई हिरदाराम उनका नाम था। और ये वो भाई हिरदाराम है जो गदर पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। ठीक है, यहाँ पे गदर पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। वो गदर पार्टी जो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में बनी थी। ठीक है, और ये गदर पार्टी के जो ये सदस्य हैं, ये 1914 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत हुई, ये दुनिया भर में जहां जहां भी जो है गदर पार्टी के सदस्य थे, खासतौर पे यूएसए और कनाडा में, वो जो है वापस भारत आ गए। और खास तौर पे वो पंजाबी लोग थे और कुछ लोग हिमाचल से भी थे। तो वो लोग क्या हो गए, देश के अपने अपने क्षेत्रों में गए और वहां पे उन्होंने क्या किया है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किए हैं। उसी तरह से भाई हिदाराम जो है वापस आए थे भारत, और इन्होंने मंडी रियासत के अंदर यहाँ पे जो है एक षड्यंत्र रचने में जो है अपना योगदान दिया था। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे षड्यंत्र जो है किन लोगों के साथ जो है षड्यंत्र किया था? खास तौर पे जो मंडी स्टेट के जो कुछ प्रबुद्ध लोग थे,
ठीक है। और इस मंडी षड्यंत्र के अंदर जो है दो तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि ये षड्यंत्र जो है इनका उद्देश्य क्या था मंडी षड्यंत्र का। इनका उद्देश्य था नंबर एक, एक तो जो वजीर है ना, जो जिसका जिक्र हमने अभी किया है, वजीर उपाध्याय जीवानंद, उसकी हत्या करना। क्योंकि वो जो है सबसे बड़ा कारण है रियासत के अंदर जो जितने भी गलत काम हो रहे हैं, प्रजा जो है, जो नाराज हैं वो उससे हैं। वजीर की हत्या करना। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है कि जो जो यहाँ मंडी रियासत का जो खजाना है, ठीक है, जहां पे जो है पैसा है उसको लूटना। तीसरा इनका एक पॉइंट था कि जो 1877 में ब्यास नदी पे जो एक सस्पेंशन ब्रिज बना था, ठीक है, उस ब्रिज को ध्वस्त करना। ठीक है। उस ब्रिज को क्यों ध्वस्त करना था? ताकि जब वो मंडी में जो है अपना कब्जा करेंगे, मंडी रियासत के अंदर खजाना को लूटेंगे, वजीर को मारेंगे, उसके बाद जो उनकी सहायता करने के लिए जो है लोग जो हैं दूसरी रियासत से जा जो है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का भी समय है कि कोई उनकी सहायता के लिए जो इतनी आसानी से ना पाए। ये रीजन था उस सस्पेंशन ब्रिज को जो ब्यास नदी पे मंडी में बना था उसको ध्वस्त करने का। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे किन किन लोगों का जिक्र हुआ मंडी षड्यंत्र में? पहला आपका है समय। ये जो समय है वर्ल्ड वार फर्स्ट से आपने रिलेट करना है, क्योंकि जो लोग आए थे, जो प्रोमिनेंट लीडर थे, वो गदर पार्टी के सदस्य थे और उनका नाम क्या था? भाई हिरदाराम। उन लोगों ने ही लोगों को रेवोल्यूशनराइज किया था वहां पे। ठीक है। और लोगों के साथ मिलकर के, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और उस षड्यंत्र की जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स थे वो इस तरह से थे। फाइनली जो है क्या इनका उद्देश्य था? मंडी और सुकेत रियासत पर कब्जा करना था। मंडी और सुकेत रियासत पर कब्जा करना। अगर वजीर को मार दिया, खजाने को भी लूट लिया, हेल्प के लिए जो सस्पेंशन ब्रिज जहां से जो है दूसरे रियासतों से या ब्रिटिशर्स की फोर्सेज आनी थी उसको भी ध्वस्त कर देना। फाइनली जो इनका क्या उद्देश्य था? मंडी स्टेट पर और मंडी के साथ साथ सुकेत पर जो है कब्जा करना। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जो है एक इंसिडेंट हुआ कि इससे पहले कि ये जो है इस कंस्पिरेसी को लीड करते, केवल एक ही डकैती कर पाए थे ये। ठीक है। उसको बोलते हैं नागचला डकैती। ठीक है, मंडी में ये जगह है नागचला, जहां पे खजाना था। नागचला डकैती ही कर पाए थे। ठीक है, नागचला डकैती। तो इस नागचला डकैती के बाद जो है जो उस समय के जो रूलर्स थे, पुलिस के द्वारा इनको जो है कैप्चर किया गया, क्योंकि षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया था। और इस नागचला डकैती में यहाँ पे पांच लोगों को जो है कैप्चर किया गया, जिनमें से चार लोगों को फांसी हुई थी। ठीक है, चार लोगों को फांसी हुई थी। एक महिला थी, उसको जो है देश निकाल दिया गया था, यानी कि स्टेट से एग्जाइल कर दिया गया था। यहाँ क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंडी षड्यंत्र के अंदर, नागचला डकैती का। नागचला डकैती कहाँ हुई थी? मंडी रियासत के अंदर हुई थी 1915 की शुरुआती में, जनवरी फरवरी में। इस डकैती में कितने लोगों को सजाएं हुई? सजाए मौत हुई थी चार लोगों को, और जो पांचवी एक महिला थी उसको जो है देश निकाल दिया गया था। इन लोगों के आपको नाम आते हैं आपके इस तरह के एग्जाम में कि इनमें से नागचला डकैती में किसको फांसी की सजा नहीं हुई थी। तीन लोग जो है वहां से आपको दे देंगे, चौथे जो है आपको जो है वहां एलिमिनेट करने हैं। उनके नाम याद रखना है। जो फर्स्ट व्यक्ति हैं उनका नाम है मियां जवाहर। मियां जवाहर। और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है जवाहर नरयाल। जवाहर नरयाल। तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है बद्री सिद्धू। बद्री सिद्धू। और जो चौथे व्यक्ति हैं उनका नाम है खरारा, खेरारा, इंग्लिश में KHARA। ठीक है, इन चार लोगों को मंडी षड्यंत्र में जब इन्होंने नागचला डकैती की, इस नागचला डकैती के केस में जो है इनको सजाए मौत हुई चार लोगों को। और एक जो है रानी थी, रानी खैरगड़ी। ठीक है, इनका नाम आता है रानी खैरगड़ी। रानी खैरगड़ी मंडी रियासत, जिनका नाम जो है शारदा देवी था। उनको देश निकाल दिया गया, यानी कि स्टेट से जो है बाहर कर दिया गया फॉर कंस्पाइराइजिंग अगेंस्ट दी मंडी स्टेट।
इस तरह से ये जो नागचला डकैती है जो मंडी रियासत के अंदर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अंदर की ये जो नाम है, आप देख पा रहे हैं? ठीक देख पा रहे हैं? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मंडी स्टेट के अंदर फाइनली जो है इन 1936, इन 1936 मंडी स्टेट में फाइनली जो है मंडी रियासत प्रजामंडल बना था। मंडी रियासत, मंडी रियासत प्रजामंडल बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, मंडी रियासत प्रजामंडल ये कब बना था? इन 1936। देखो, हर एक रियासत के अंदर क्या बना है? प्रजामंडल। जैसे कि नाम ही सुजेस्ट कर रहा है, इसके इंग्लिश में भी यही नाम है, प्रजामंडल। यानी कि प्रजा के, यानी कि स्टेट के वो लोग जो राजा के शासन से नाराज हैं और राजा की उस करप्शन एट्रोशियस नेचर के खिलाफ जो है संगठित होकर के, यूनाइट होकर के जो है आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, तो मंडी स्टेट में ये जो मंडी स्टेट प्रजामंडल बना था, ये 1936 में बना था। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, वो बने थे स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, ये इस मंडी रियासत प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट जो आंदोलन है वो जो मंडी रियासत के अंदर हुए थे। मतलब प्रोमिनेंट आंदोलन तो इसमें मंडी षड्यंत्र है, मंडी षड्यंत्र के अंदर नागचला डकैती है। और उससे पहले जो है 1909 का सरका घाट में जो एक किसानों का एक आंदोलन हुआ मंडी स्टेट के खिलाफ, अपनी रियासत के राजा के खिलाफ। तीन प्रोमिनेंट पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या रहा है? प्रजामंडल का। क्योंकि प्रजामंडल भी बाद में इनकी जो एक्टिविटीज हैं उतनी प्रोमिनेंट नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन किया हो, परंतु प्रजामंडल बनाने के बाद जो है मंडी स्टेट में एक संगठित रूप से ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है राजा के खिलाफ आंदोलन हुए। और राजा को जो है बहुत सारी रिफॉर्म्स करने पड़े यहाँ पे। 1930s में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी रिफॉर्म्स हुए हैं हिमाचल प्रदेश की हिल स्टेट की रियासतों के अंदर। बहुत सारी रियासतें, अभी मैं बिलासपुर कराऊंगा। ठीक है, वहां पे जो है अमरचंद बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, अनटचेबिलिटी एक्ट लाते हैं। और दूसरे जो है दो तीन तरह के एक्ट्स लाए थे जो प्रोमिनेंट एक्ट्स रहे उस समय के। ठीक है, तो मंडी के अंदर के जो जरूरी पॉइंट्स थे चार पांच, वो मेरे क्लियर हैं। क्योंकि मैं जो है फ्रीडम मूवमेंट करा रहा हूँ ना, तो ये टॉपिक तो ऐसे ही होते हैं, लॉ की तरह इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। तो फ्रीडम मूवमेंट है तो लोगों के नाम आएंगे। ठीक है, कोई और संस्था आएगी, या जो है कोई कोई जो है कंस्पिरेसी आएगी। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में अगर पढ़ते होंगे तो लाहौर कंस्पिरेसी आएगी, दिल्ली कंस्पिरेसी आएगी। ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट में सेकंड जो स्टेट है हमारा, जो रियासत है, वो बिलासपुर है। ठीक है, वो बिलासपुर है। ठीक है, देखो बिलासपुर रियासत के अंदर जो प्रोमिनेंट मूवमेंट्स हुए हैं बिलासपुर रियासत के अंदर, वहां पे जो पॉइंट है वो 1905 का है। 1905। देखो 1905 में क्या हुआ था? जो बिलासपुर जो आज एक डिस्ट्रिक्ट है, जो उस समय प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, 1905 में वहां पे जो है फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ था। फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, इस फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के बाद क्या हो गया? जो लैंड रेवेन्यू था, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू का जो टैक्स था, यानी कि भू राजस्व का जो टैक्स था, उसको दोगुना कर दिया गया था। टू टाइम्स दोगुना कर दिया गया था। अब जाहिर सी बात है, जब किसानों के, क्योंकि उस समय कोई फैक्ट्रीज तो नहीं थी, लोग क्या है जो टैक्स लगते थे वो जो उपज होती थी उसी पे लगते थे। और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो हुआ है उसके अनुसार राजा ने क्या किया है, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है, वो राजस्व है, उसको दोगुना कर दिया था। और यहाँ पे जो किसान है, जो पीजेंट्स हैं, वो क्या हो गए हैं, राजा के इस तरह के हाई टैक्सेस की वजह से नाराज थे, परंतु कोई प्रोमिनेंट आंदोलन नहीं कर पाए। धीरे धीरे यहाँ जो चीजें जो है बढ़ती गई। और राजा के शासन के खिलाफ जो चीजें जब बढ़ी, जो मेन पॉइंट है वो 1930 का है। 1930 में बिलासपुर में एक रीजन है बदरपुर। बदरपुर जो परगना था बिलासपुर का, उसमें रियासत का बदरपुर रीजन, वहां पर जो है एक रिवोल्ट हुआ है, एक विद्रोह हुआ है राजा के खिलाफ। और मेन जो कारण थे, जो कि समय के साथ जो है, एक तो हाई टैक्सेस था, परंतु उसके साथ साथ जो कारण बने वो बना है
जो फिशिंग लाइसेंस फी है, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं फिशिंग करते थे, फिशिंग लाइसेंस फी जो है उसको बढ़ा दिया था। तो जो फिशरमैन थे वो भी राजा के इस तरह के जो जो फी है उसको बढ़ा दिया था, वो भी लोग नाराज थे। साथ में इसके साथ जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, उनकी जो दमनकारी नीतियां थी, ठीक है, लोगों को जो है उनके जरूरी जो डेली यूज के लिए जो लकड़ियां हैं वो भी जो है नहीं काटने देते थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स का जो दुर्व्यवहार था लोगों के प्रति, वो लंबे समय से जो है अब सामने आया जब भद्रपुर परगना में यहाँ पे एक रिवोल्ट हुआ है। और जो इमीडिएट कॉज बना है वो बना है रेवेन्यू के जो अधिकारी हैं, जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं वो इस भद्रपुर परगना में सेटलमेंट के लिए आए थे, ठीक है। और उन रेवेन्यू के अधिकारियों ने जो लोगों का वहां पे शोषण किया, ठीक है, महिलाओं और बच्चों का जो शोषण किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, लोगों का जो एक्सप्लॉइटेशन किया, वो एक इमीडिएट कॉज बना था रेवेन्यू अधिकारियों का एक्सप्लॉइटेशन, रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा भद्रपुर परगना के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब जो है जो बाकी लोग भी थे ना, चाहे वो किसान थे, चाहे वो फिशरमैन थे, और जो लोग फॉरेस्ट ऑफिसर से जो नाराज थे, अब वो लोग जो है यहाँ पे संगठित रूप से भद्रपुर परगना में 1930 में जो है यहाँ एक जो है आवाज उठाते हैं। परंतु यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आया था हमें पास्ट में किसी एग्जाम में, कि इस रिवोल्ट को उस समय के शासक ने जो है सुप्रेस कर लिया था बाय पुलिस एक्शन, ठीक है। उल्टा गांव वालों को ये क्वेश्चन आया था, 2500 रुपये, पूरे गांव वालों को, भद्रपुर परगना के लोगों को 2500 रुपये जो है फाइन देना पड़ा था। ये क्वेश्चन आया था कि कितना फाइन जो है 1930 में भद्रपुर परगना के लोगों को, जो उन्होंने राजा के खिलाफ जो विद्रोह किया था, ठीक है, उनको कितना फाइन देना पड़ा था? 2500 रुपये। इन 1930 के 2500 हैं, तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू रही होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया बिलासपुर में। बिलासपुर में जो सेकंड पॉइंट है वो हम जो है राजा अनंत चंद के केस में देखेंगे। राजा अनंत चंद, ठीक है, राजा अनंत चंद जो है 1933 में, 1933 में बिलासपुर के राजा बने हैं राजा अनंत चंद, ठीक है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट यदि मैं आपको पढ़ा पाया डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, तो हम वहाँ का थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये जो है शिक्षाविद थे और बहुत ही जो है ब्रिलियंट जो है रूलर रहे हैं अपने समय के। अब जब अनंत चंद जो है बिलासपुर के शासक बने हैं, ये इन्होंने यहाँ देखा है कि एक्चुअली ये जो है इनके बाद के समय में 1940s में गांधी जी और नेहरू जी के साथ जो है इनके बेहतर संबंध रहे थे, ठीक है। वही तो वह कारण बना था जो मैंने कल भी पढ़ाया था कि 1948 में या बाद में 1951 में जो है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज नहीं किया गया, बल्कि एक सेपरेट पार्ट सी स्टेट का जो है रूप में इसको बनाया रखा। इवन आनंद चंद जो है अपने लिए सेपरेट नेशन की मांग कर रहे थे। नेशन से समझाया गया कि नेशन नहीं, आपको अलग से स्टेट दे देते हैं, पार्ट सी स्टेट दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से आनंद चंद के बारे में और इनके समय की जो है कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था ही नहीं। तो लोग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे डायरेक्ट जो है यहाँ पे रिवोल्ट करते, विद्रोह करते? तो जो भी रिवोल्ट हैं, जो भी विद्रोह हैं, वो सारे जो हैं राजाओं के खिलाफ है, उस समय के जो रूलर्स हैं उनके खिलाफ है। आनंद चंद के समय में जो प्रोमिनेंट पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये है कि 1945 का, 1945 का, 1945 में एक जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है एक एक जो है सब पार्ट था ऑल इंडिया स्टेट पीपल, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है 1945 में राजस्थान के उदयपुर में हुई थी, ठीक है, उदयपुर में हुई थी इन राजस्थान। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जहां पूरे भारतवर्ष के प्रिंसली स्टेट से जो है रूरल्स को नहीं, बल्कि जो है जो क्रांतिकारी हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे, उन लोगों को बुलाया जाता था। और बिलासपुर रियासत से इस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो राजस्थान के उदयपुर में 1945 में हुई थी, यहां से कुछ जो है यंग लीडर्स गए थे। उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है आपके दौलत राम संख्यान, दौलत राम संख्यान। सेकंड जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे वो थे नरोत्तम दत्त शास्त्री।
नरोत्तम दत्त शास्त्री। और तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था देवीलाल उपाध्याय। देवी लाल उपाध्याय। ये तीन व्यक्ति जो हैं राजा की परमिशन के बगैर कहाँ चले गए? उदयपुर के ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में भाग लेने चले गए। और जब वहां से वापस आए, इन्होंने जो है बिलासपुर में क्या बना दी? बिलासपुर रियासत प्रजामंडल। जिस भी रियासत में प्रजामंडल बनेगी ना, तो राजा और प्रजामंडल के लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्योंकि प्रजामंडल वाले क्या हैं? उस रियासत के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो करप्शन और जो मिस गवर्नमेंट है और जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हैं उसकी बात करेंगे। परंतु राजा के लिए जो है वो चीजें राजा उनको बिल्कुल लागू नहीं करना चाहता है। अब 1945 में बिलासपुर रियासत में क्या बन जाती है? बिलासपुर रियासत प्रजामंडल। ये क्वेश्चन आता है, मैं हर रियासत में आपको कराऊंगा कि ये रियासत का प्रजामंडल कब बना? इन 1945। अब जब आनंद चंद जो एक स्मार्ट लीडर था, जब इसको पता लगा कि बिलासपुर रियासत प्रजामंडल बन गई है, उसकी रियासत को अब खतरा है, उसने क्या कर लिया? अपनी रियासत में बहुत सारे रिफॉर्म्स कर लिए। ठीक है। उन रिफॉर्म्स में क्या किया? एक तो चाइल्ड मैरिज एक्ट लेके आया। चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है। यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने जो लॉ वाले हैं सिर्फ इतना याद रखना है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए पंचायती राज एक्ट भी लेके आया था। और अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट भी लेके आया था। अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट भी लेके आया। और गांधी जी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए जो 10वीं तक की जो शिक्षा है उसको क्या कर लिया था? हिंदी मीडियम में कर लिया था। हिंदी मीडियम में। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ताकि जो सेंट्रल उस समय की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उनका इसको जो है शेल्टर रहे, ताकि ये जो है ये आवाज जाए कि ये तो अपनी रियासत में बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है, अच्छे रिफॉर्म्स कर रहा है। ठीक है। इस तरह से आनंद चंद के ऊपर मैंने आपको 4-5 पॉइंट कराए हैं। पहला तो ये राजा बना है 1933 में। और ये जो है एक बहुत ही ब्रिलियंट इसकी रिप्रेशन एंड रिफॉर्म की पॉलिसी थी। 1945 में पहला आंदोलन तो नहीं हुआ है, बल्कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में, जो कि राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, यहाँ के कुछ नौजवान, खास तौर पे दौलत राम सांखियान, नरोत्तम दत्त शास्त्री, देवीलाल उपाध्याय, ये गए थे। वापिस आने पर इन लोगों ने जो है क्या बना दी? बिलासपुर रियासत प्रजामंडल। इनके काउंटर के लिए आनंद चंद ने क्या कर लिया? बहुत सारी रिफॉर्म्स कर लिए। और रिफॉर्म्स के बाद हम देखेंगे कि आनंद चंद ने यहाँ पे एक जो है एक सेना बनाई थी। आनंद चंद ने यहाँ पे एक सेना बनाई थी जिसको बोला जाता है स्वाधीन कहलूर दल। स्वाधीन कहलूर दल। ठीक है। स्वाधीन कहलूर दल। ये जो है आनंद चंद ने क्यों बनाई थी? ये क्वेश्चन आया है कई बार। ये बनाई थी प्रजामंडल के प्रजामंडल के जो जो लिबरेशन फोर्सेस थी, जो राजा के खिलाफ जो है संघर्ष कर रही थी, ठीक है, उनके खिलाफ उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए राजा आनंद चंद ने क्या बनाया था? एक स्वाधीन कहलूर दल। स्वाधीन कहलूर दल। फाइनली बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय नहीं हुआ है। ठीक है। यहाँ पे वो वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट है कि ये तो जब एक्ट बना है 1951 में, तो ये जो है किस तरह से बना है? ये एक पार्ट सी स्टेट बना है। और बाद में 1 जुलाई 1954 को जाकर के हिमाचल प्रदेश में ये एक डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कब हिमाचल प्रदेश में इसका विलय हुआ? ऑन 1 जुलाई 1954। ठीक है। दो रियासतें हो गई। दो रियासतें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करा देते हैं, एक धामी और एक कुनिहार। ठीक है। धामी रियासत का आपने नाम सुना होगा। शिमला के नजदीक एक छोटी सी रियासत रही थी। ठीक है, धामी रियासत। ठीक है। धामी रियासत। अब धामी रियासत के अंदर जो प्रोमिनेंट पॉइंट है वो तो वही है कि धामी रियासत में एक जो है गोलीकांड हुआ था, धामी गोलीकांड के नाम से। परंतु अब जो है केवल वही क्वेश्चन नहीं है, अब जो है क्वेश्चन थोड़े से डेप्थ में जा रहे हैं। आपका जो पेपर है, ठीक है, वहां पे जो है क्वेश्चन
आसान भी आ सकता है। ठीक है, वो रैंडम है। ठीक है, रैंडम है। तो आप हर तरह से तैयार रहें कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है या जितना आप पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ें। देखो, धामी रियासत जो है शिमला के नजदीक छोटी सी रियासत थी। 1937 से मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। धामी रियासत के अंदर वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, प्रेम प्रचारिणी सभा। प्रेम प्रचारिणी, प्रेम प्रचारिणी सभा। ये जो है 1937 में बनी थी, कहां पे? धामी रियासत में। ये एक तरह से क्या है, प्रजामंडल तो नहीं है परंतु प्रजामंडल की तरह थी। उस रियासत के जो प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने राजा पर जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अपनी डिमांड्स को रखने के लिए और लोगों को जो है राजा के खिलाफ एकत्रित करने के लिए जो है एक संस्था बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। यही धामी प्रेम प्रचारिणी सभा बाद में 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1939 को, ठीक है, ये क्या बन गई थी फिर? धामी रियासत प्रजामंडल। धामी रियासत प्रजामंडल। ठीक है, ये बन गया है 1939 को। और पर्टिकुलर डेट आपकी कौन सी है? 30 अप्रैल 1939। अब धामी रियासत प्रजामंडल के जो लोग हैं, जब इन्होंने धामी रियासत प्रजामंडल बनाई, जो कि प्रेम प्रचारिणी सभा थी पहले, उसी को ही जो है प्रजामंडल बनाया है। नाउ इस रियासत की इस प्रजामंडल के जो है सबसे जो सीनियर नेता थे, जिनका नाम था सीताराम जी। सीताराम। सीताराम जी के नेतृत्व में इन लोगों का एक डेलीगेशन, उस समय जो धामी रियासत के जो राणा थे, जिनका नाम राणा दिलीप सिंह था। राणा दिलीप सिंह। ठीक है, राणा दिलीप सिंह से अपनी डिमांड्स को लेकर के जो है वो राणा से मिलने गए। अब जब राजा को पता चला कि इन्होंने तो जो है रियासत में प्रजामंडल बना दी, ठीक है, मेरे खिलाफ जो है जरूर कोई षड्यंत्र करेंगे, तो इनकी डिमांड्स को किसी भी तरह से जो है उसने एक्सेप्ट नहीं किया और धामी रियासत प्रजामंडल को जो है रिकॉग्निशन नहीं दी। ठीक है, इसको जो है मान्यता नहीं दी। ऐसी स्थिति में नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए। एक तो धामी रियासत के अंदर जो पहला पॉइंट है वो प्रेम प्रचारिणी सभा का है। ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। और वही ऑर्गेनाइजेशन के लोग बाद में क्या बनाते हैं? धामी रियासत प्रजामंडल बनाते हैं। उनके एक नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो है ये लोग गए थे उस समय के जो वहां के जो शासक है राणा दिलीप सिंह से मिलने, और अपनी डिमांड्स को लेके गए थे। ठीक है, डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं हुई। नाउ अब जो है यहां से जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा फिर धामी गोलीकांड का। ठीक है, जो मेन पॉइंट है जो अक्सर पेपर में आता है, वो जो डेट है वो आपकी है 16 16 जुलाई 1939। इससे पहले मैंने जुलाई ही कराया है ना डेट, अप्रैल तो नहीं कराया। अच्छा, ठीक है, डेट जो है ठीक कर दें। ये जो है 30 जुलाई थी। ठीक है, 30 जुलाई थी फॉर्मेशन ऑफ धामी रियासत प्रजामंडल। क्योंकि 3 दिन के बाद ही ना शिमला से एक डेलीगेशन गया था उस धामी रियासत के शासक दिलीप सिंह से मिलने। ठीक है, 3 दिन के बाद ही यहां से एक डेलीगेशन गया था 16 जुलाई 1939 को। और ये जो डेलीगेशन है, ये जो है यहाँ एक आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, जिनका नाम था भागमल सोठा। क्या नाम था इनका? भागमल सोठा। भागमल सोठा के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय दल, एक 7 सदस्यीय दल यहां से जो है शिमला से ये एक डेलीगेशन गया है धामी, और किससे मिलने? राणा दिलीप सिंह से। ठीक है, इनकी जो है डिमांड्स थी, जो पेपर में आता है, 3 प्रोमिनेंट डिमांड्स थी। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। पहली डिमांड इनकी क्या थी? कि जो लैंड रेवेन्यू है, जो भू राजस्व है, उसमें 50% की कमी करना। लैंड रेवेन्यू में, जो लैंड रेवेन्यू है, जो भू राजस्व है, उसमें 50% की कमी करना, ये इनकी पहली डिमांड थी। और दूसरी डिमांड तो है जाहिर थी, इनकी क्या थी? कि जो प्रजामंडल था, जो धामी रियासत प्रजामंडल था, उसको रिकॉग्निशन देना, उसको अनुमति देना।
ठीक है, उस पर जो बैन लगा रखा था उसको मान्यता देना। और तीसरा जो प्रोमिनेंट डिमांड थी वो थी बेगार प्रथा। ठीक है, बेगार प्रथा। ठीक है, रियासत के अंदर राजा जो हैं वो क्या करते थे, बेगार प्रथा को, यानी कि लोगों को जो है ड्यूटी लगा लेते थे अपने खेतों में, गांव में और घरों में काम करने के लिए, विदाउट रेम्यूनरेशन। तो ये जो है प्रोमिनेंट डिमांड्स थी, तीन डिमांड्स थी। ठीक है, लैंड रेवेन्यू में 50% की रिडक्शन, और धामी रियासत प्रजामंडल को अनुमति देना, और बेगार प्रथा का जो है, सॉरी, बेगार प्रथा को एबोलिश करना। अब ये क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, ये क्वेश्चन आते हैं कि 16 जुलाई 1939 की डेट, क्योंकि यही वो डेट है जब जो है धामी गोलीकांड हुआ था। यही वो डेट है जब धामी गोलीकांड हुआ था। ठीक है। ठीक है, इस धामी गोलीकांड में ये क्या हुआ, इसकी क्या कहानी है। जब भागमल सौठा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के और प्रजामंडल के एक बहुत बड़े नेता थे शिमला के, इस रीजन के, ये जो है एक 7 मेंबर्स एक डेलीगेशन लेकर के धामी जा रहे थे। और जब इनका डेलीगेशन जो है कहाँ पहुंचा था, गनाटी के आसपास, वहां जो है इनको उम्मीद नहीं थी, परंतु जो है 1500 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो इनके साथ जो है शामिल हो गए। ऐसी स्थिति में जो शासक के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने विदाउट वार्निंग यहाँ पर जो है गोली चलाने के आदेश दिए। और इस धामी गोलीकांड में कितने लोगों को गोली लगी थी, 2 लोगों को। 2 लोग जो हैं धामी गोलीकांड में मारे गए थे, जिनके नाम जो थे वो भी आपको याद रखने हैं। एक का नाम है दुर्गा, और दूसरा का नाम है उमा दत्त। दुर्गा और उमा दत्त। ठीक है, ये वो 2 व्यक्ति हैं जो धामी गोलीकांड में मारे गए। ठीक है, कब हुआ था ये गोलीकांड, 16 जुलाई 1939। ठीक है, और भागमल चौथा वो प्रोमिनेंट लीडर थे जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, 7 मेंबर्स डेलीगेशन। ठीक है, यहां से आगे भी हैं, परंतु आपके लिए इतना ही सफिशियंट है। एक पॉइंट जरूर याद रखें, महात्मा गांधी के पास जब इस गोलीकांड के बारे में पता चला, तो वो एक, बाद में वो एक जो है पत्रिका का संचालन करते थे जिसका नाम था हरिजन। ठीक है, क्या नाम था उसका, हरिजन। हरिजन उस पत्रिका में गांधी जी ने जो है धामी गोलीकांड की निंदा की थी, कि इतने शांत जो है, इतने शांत क्षेत्र में किस तरह से जो रूलर्स हैं उन्होंने किस तरह से जो है लोगों पे, यहाँ पे निहत्थे लोगों पे जो है गोलियां चलाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है पास्ट में। हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने धामी गोलीकांड के बारे में उल्लेख किया था। ठीक है, एक पॉइंट हम और लेंगे, जो नेक्स्ट रियासत है, जो नेक्स्ट स्टेट है, वो है कुनिहार। धामी और कुनिहार भी जो है बिल्कुल नजदीक है शिमला के, एक छोटी सी प्रिंसली स्टेट रही है कुनिहार। अब कुनिहार में, क्योंकि धामी रियासत से इसका मिलता जुलता पॉइंट है, कुनिहार सत्याग्रह। कुनिहार रियासत में एक सत्याग्रह हुआ था, कुनिहार सत्याग्रह के नाम से। ठीक है, शिमला के नजदीक एक छोटी सी स्टेट। यहाँ पे यहाँ का जो शासक था उसका नाम याद रखना है, उसका नाम था राणा हरदेव। राणा हरदेव सिंह। राणा हरदेव सिंह, ये जो है इस स्टेट का शासक था। ठीक है, कुनियार स्टेट का। और समय कौन सा है, 1920 का। यहाँ पे भी लोगों ने अपने शासक के खिलाफ जो है यहाँ पे सत्याग्रह किया था। अब हिल स्टेट में अगर कोई भी क्वेश्चन बने आपको कि सत्याग्रह या कोई भी रिवोल्ट क्यों हो रहे हैं, वो 3-4 पॉइंट जो मैं 4 बार बता रहा हूँ, एट्रोशियस नेचर और वो बेगार प्रथा और जो भी करप्शन, इसके खिलाफ ही है। यहाँ पर भी जो है एक सत्याग्रह हुआ, परंतु राणा हरदेव जो है एक स्ट्रांग रूलर था। इसने जितने भी सत्याग्रही थे ना, जो प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको जो है यहाँ से एग्जाइल कर दिया, यानी कि ये जो कुनिहार रियासत है उससे इनको निकाल दिया। ठीक है, बाद में 1939 में, 1939 में जो ये निकाले गए लोग थे ना कुनिहार रियासत से, इन्होंने शिमला में प्रजामंडल बनाया था। क्या बनाया था, कुनिहार रियासत प्रजामंडल। अभी आपका क्वेश्चन है कि कुनिहार रियासत प्रजामंडल कब बना, इन 1939। और ये प्रजामंडल कहाँ बना है, कुनिहार में नहीं बना है। हर एक रियासतों में जो प्रजामंडल बने हैं वो स्टेट के अंदर ही बने हैं, परंतु ये प्रजामंडल कहाँ बना है, शिमला में बना है। क्योंकि वहां से जो निकाले गए जो लोग थे, वो लोग जो हैं कहाँ पे रह रहे थे,
वो शिमला में रह रहे थे। और दो उन प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम हैं जो इसके फाउंडर मेंबर थे। एक का नाम था बाबू कांशीराम। बाबू कांशीराम। ये बाबा कांशीराम नहीं है, बल्कि बाबू कांशीराम है। और दूसरे जो लीडर थे उनका नाम था गौरीशंकर। गौरीशंकर। ठीक है। इस तरह से ये जो पहला टॉपिक है जो आपका भारी भरकम टॉपिक रहा होगा, जो फ्रीडम मूवमेंट का हिमाचल में रियासतों के अंदर के जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो प्रोमिनेंट फ्रीडम मूवमेंट्स हैं और जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, रूलर्स हैं, उनका मैंने जिक्र किया। ठीक है। क्योंकि इन स्टेट से मंडी षड्यंत्र से क्वेश्चन अक्सर आता है। नागचला डकैती से क्वेश्चन आया है। प्रजामंडल किस रियासत का कब बना। आज की डेट में क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं आपके कमीशन के अंदर। पहले तो होता था कि एक क्वेश्चन उसका नीचे एक ही आंसर। आज की डेट में जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, चार क्वेश्चन उस तरफ को उसके मिलान के लिए चार आंसर। ठीक है। परंतु होते वो आसान है, क्योंकि अगर इतना मुश्किल अभी ये नहीं बना पाए क्वेश्चन, यदि एक भी उनमें से आप जो है कर पाए तो आपका क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है। तो इसलिए उस लिहाज से जो है इन इतनी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो रियासतों के इन फ्रीडम मूवमेंट्स के इस टॉपिक में इतना ही है। थोड़ा जो बचा हुआ है वो कल करूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना है। मान लो अगर आप लोग नहीं कर पाए इतना सारा, मैं तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को भी करना है। तो इस टॉपिक में, इस फर्स्ट जो टॉपिक मेरा रहा फ्रीडम मूवमेंट का, इसमें इतना ही है। सेकंड टॉपिक जो है हम कवर करते हैं, जो मैं आपको कल भी पढ़ा रहा था, वो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप मैप जरूर ले लें, एक छोटा सा 20-25 रुपए का, ताकि आपको, ठीक है, उसको कैरी कर पाए और कभी भी आप उसको देख पाए। ठीक है, मैप जरूरी है। फ्रीडम मूवमेंट के बाद जो सेकंड टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में पूरा अगर 1 घंटा या 1.5 घंटे पढ़ा दूँ तो जो है, क्योंकि बोरिंग टॉपिक होते हैं। ठीक है। हाँ, चंपा फील कर कराएंगे। मुझे लग रहा है कि काफी जो है बोरिंग हो सकता है लेक्चर। तो जितना जरूरी है, क्योंकि आप जो लॉ के स्टूडेंट है ना, सबका आपका अपने सब्जेक्ट का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कहीं कोई हिस्ट्री अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लॉ वाले हैं। तो एक ही दिन में इतना हैवी लोड कर देंगे, तो ठीक है, दो तरह से मैंने पार्ट को डिवाइड कर दिया। ज्योग्राफी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। जो पार्ट उसका क्या रहता है इस बेस पे? देखो, जो एक्चुअली जब जो है राज्यों के गठन के बारे में जो है, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब जो है डिबेट चल रही थी, तो कई तरह के मत थे। ठीक है, जितना मेरे को नॉलेज है। तो इधर आप 1948 में, 1949 में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए भारत में। भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग हो रही थी। फिर एक जो है 1949 में एक जेवीपी कमेटी भी बनी थी। एक 1948 में भी एक कमेटी बनी थी। सबने मना किया था कमेटी ने कि भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बननी चाहिए। ऐसी स्थिति में तो हम इतने राज्य बना देंगे, बाद में जो है उनको हम कैसे संभालेंगे। ठीक है। बाद में संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि जो बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स रही थी पहले, ठीक है, ठीक है, उनको मिलाकर के भाषा नहीं देखा गया, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखा गया। या जो प्रोमिनेंट प्लेसेस रहे हैं पहले, हिस्टोरिकल प्लेसेस रहे हैं, उनको लेकर के जहां जरूरत पड़ी कि भाषा की जरूरत है, वहां भाषा भी उन्होंने जो है कंसीडर किया। अदरवाइज जो है मेन क्या रीजन रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। और इसमें जो है कई तरह की उन्होंने क्लासिफिकेशन की। कुछ जो है बड़े बड़े थे, ठीक है, कुछ को जो है उन्होंने पार्ट ए में रखा। कुछ छोटे थे जैसे हिमाचल वगैरह, ये पार्ट सी में रखा। अंडमान निकोबार जो है, ये जो है उन्होंने पार्ट डी में रखा। तो इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन हुई है, जितना मेरे को जो है इसमें नॉलेज है। हालांकि बाद में जो है ये कंसेप्ट जो है इसको हटाना पड़ा, क्योंकि ये सक्सेस नहीं हुआ। जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि भाषा भी होना चाहिए क्राइटेरिया। ठीक है। फिर जाकर के इस पार्ट ए बी सी डी, जिसमें 29 जो है कुल स्टेट्स थी पहले हमारी, पार्ट ए बी सी डी। फिर बाद में 1956 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, फिर जाकर के हमारी जो है 14 स्टेट्स बनी। और ठीक है, अगर मैं राइट हूं तो 6 जो है यूनियन टेरिटरी बनी थी। फिर जाकर के इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में आपका एक टॉपिक है यूनियन एंड डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी, वहां पे इसकी फॉर्मेशन का पूरा टॉपिक है। फिर धीरे धीरे जाकर के इवन कुछ पार्ट्स जो है हमारे नहीं थे, जैसे पुडुचेरी है, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ठीक है, वो लोग वो जो है टेरिटरीज जो है बाद में एक्वायर की गई। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक है। नाउ, हिमाचल की ज्योग्राफी में कल मैंने आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया था। और ठीक है, मैं एक स्कीमेटिक मैप आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी स्लाइड्स नहीं है, मैं आपको सिंपली स्कीमेटिक के थ्रू ही बना रहा हूँ। ठीक है।
और हिमाचल का कल मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया था कि किस तरह से ये जो चंबा वाला रीजन है ये आपका ऐसा बनता है। और चंबा के बाद में यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा था, यदि आप बना सकते हैं तो बेटर है। स्कीमेटिक, ये चंबा है, ये लाहौल और स्पीति है, ये आपका किन्नौर है। देन यहां से ही ये जो कांगड़ा का बड़ा बंगाल रीजन है ये इस तरह से ऐसे बनता है, ये कांगड़ा बन जाता है। देन ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर, और फिर जो है सोलन और सिरमौर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे शिमला, और इस तरह से यहाँ से दो तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये मंडी और ये कुल्लू। ठीक है। कल के लेक्चर पे हम वापस नहीं जाएंगे। कल मैंने आपको चंबा वाला जो है, चंबा और उसके बाद लाहौल और स्पीति और किन्नौर की जो प्रोमिनेंट प्लेसेस थे और जो इंपॉर्टेंट वैलीज थी वो मैंने आपको पढ़ा ली। ठीक है। आज मेनली क्योंकि कल एक रिवर भी मैंने करा ली थी पूरी, आई थिंक। ठीक है। तो एक रिवर भी मैंने कल कराई थी। आज जो मेनली जो टॉपिक है, क्योंकि मैं एक सेकंड रिवर करा रहा हूँ जो इस रीजन से निकलती है। ये वाला जो रीजन है ये आपका कांगड़ा का बड़ा बंगाल वाला रीजन है। ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी को मैं आपको कराऊंगा कि जो बड़ा बंगाल में इस तरह से निकलेगी और बाद में इस वाले रीजन में होली, बरमौर और इधर से जो है बाहर निकल जाएगी और चले जाएगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इसको पढ़ाने के लिए इसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पे आपको कांगड़ा के जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं और कुल्लू के जो प्रोमिनेंट वैलीज एंड प्लेसेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो नंबर एक वाला जो पॉइंट है, ये वाला रीजन, ये आपका रीजन है कांगड़ा का बड़ा बंगाल। ठीक है। बड़ा और छोटा दो हैं, बड़ा बंगाल नंबर एक। सेकंड जो प्लेस है, यदि आप इस तरफ आएंगे, ये आपका नंबर दो पर जो है बैजनाथ वाला रीजन है। नंबर तीन पर अगर आप आएंगे, ये आपका लगभग इधर को मेन धर्मशाला वाला रीजन है। और इधर जैसे आप आएंगे इस वाले रीजन में, नंबर चार पर ये आपका शाहपुर वाला है। और नंबर पांच की तरफ अगर आएंगे, आपका नूरपुर वाला रीजन है। कांगड़ा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ठीक है। धर्मशाला से थोड़ा नीचे आप आएंगे, धर्मशाला से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो इस वाले रीजन में आपको, और यहाँ यहाँ जो है आपको, इधर आपको ज्वालामुखी, और इस वाले रीजन में थोड़ा इधर आएंगे, यहाँ आपको जो है फतेहपुर और इंदौरा वाले रीजन मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ भी एक नदी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो इस तरह से इस रीजन में फ्लो करती है। ठीक है। जिसका नाम जो है ब्यास रिवर है, यहाँ पोंग झील भी बनी हुई है। तो मोटे तौर पे मेनली जो है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ना चंबा और कांगड़ा के बीच में बहुत सारे क्या है पासेस है। ठीक है। और यहाँ जब मैं बोलूंगा कि बरमौर और बड़ा बंगाल के बीच में भी कुछ दर्रे हैं, पासेस हैं, और इधर बड़ा बंगाल और कुल्लू के बीच में भी कुछ पासेस हैं। ठीक है। ताकि आपको जो है विजुलाइज रहे, आप उसको देख पाए पेपर में, क्योंकि पासेस का लगभग एक क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर आता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट दरों का। ठीक है। इसके साथ, और यहाँ देखना, यहाँ सीमाएं लग रही हैं, यहाँ जो है ऊना है, इधर को हमीरपुर है, क्योंकि ये तो कांगड़ा का ही हिस्सा थे, ये तो सितंबर 1972 में इससे अलग हुए हैं। ठीक है। तो मोटे तौर पे हमने देख लिया। मोटे तौर पे आपको क्या देखना है कि ये जो ये जो रीजन है ये तो हम कल कर चुके हैं। ये वाला जो रीजन है ये आपका चंबा और ये लाहौल है, यहाँ जो चंबा और बड़ा बंगाल है, ये चंबा और कांगड़ा वाला मेन रीजन है। और ये वाला जो रीजन है ये आपका बड़ा बंगाल और कुल्लू वाला रीजन है। और ये आपका कुल्लू वाला और लाहौल वाला रीजन है, ये कुल्लू और स्पीति वाला रीजन है। ठीक है। क्योंकि यहाँ दर्रे आएंगे, रिवर जो है फ्लो करेगी। कुल्लू वाले रीजन में मेनली हम जो है क्या देखेंगे, कुल्लू में दो तीन पॉइंट्स देख लें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ताकि कल जो है ब्यास रिवर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो कुल्लू में क्या है। ठीक है। एक बार फिर से कुल्लू का एक अलग से मैं बना देता हूँ। ये लगभग आपका कुल्लू है, ये वाला रीजन। देखो कुल्लू में जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये आपका, यहाँ पे जो है ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रोहतांग पास वाला, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज है, रोहतांग पास होते हुए रोहतांग पास पीर पंजाल पर है। और और जो है एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा ही है मैं अपना, यहाँ ये बड़ा बंगाल वाला रीजन है, यहाँ से कुल्लू इस तरह से आएगा। और जब आप इधर धर्मशाला और इसी ऊपर वाले रीजन में यहाँ जाएंगे बड़ा बंगाल में इस तरह से, यहाँ पे भी एक माउंटेन रेंज है जिसको हम क्या बोलते हैं, धौलाधार।
धौलाधार फाइनली जो है मर्ज हो जाती है पीर पंजाल में, कुल्लू के आसपास, लारजी के आसपास, लारजी के बाद कुल्लू में। अब जो मेन पॉइंट है कुल्लू के, ठीक है, उसमें आप नंबर एक पॉइंट आप क्या लेंगे? नंबर एक पॉइंट जो है ये आपका ऊपर की तरफ को, ये आपका जो है, यहाँ अगर रोहतांग पास से अगर हम एक नदी को इस तरह से फ्लो कर दें, तो यदि मैं अलग से यहाँ पे एक बना दूं ना कुल्लू, इस तरह से, इस तरह से कुल्लू बना दूं, तब आप देखें ये आपका रोहतांग पास वाला रीजन है। यहाँ पे, यहाँ से एक नदी निकलती है ब्यास, किस तरह से फ्लो करती है और बाद में चले जाती है मंडी। ठीक है, वहां अगर क्लियर नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे इस रीजन में जो सबसे ऊपर है, यहाँ लगभग इधर आपको मनाली मिलेगा, ठीक है, फिर जाकर के कुल्लू मिलेगा, फिर भुंतर, और फिर जो है बजौरा मिलेगा। ठीक है, इस तरह से वैलीज में करा रहा हूँ। ये वाला जो है ये सोलांग घाटी है, ठीक है, ये वहां की सोलांग घाटी है, सोलंग वैली। और मेन कुल्लू के इस तरफ वाले रीजन में आपकी लग वैली है। और इस वाले रीजन में यहाँ से पार्वती नदी आती है, ये आपका जो है पार्वती वैली है, पार्वती वैली। ठीक है, और इस वाले रीजन में यहाँ पे आपको जो है सेंज वैली मिलती है, सेंज घाटी, सेंज वैली। और इस वाले रीजन में यहाँ पे एक नदी आती है यहाँ से इस तरह से, ये तीर्थन वैली है। ठीक है, मैप में भी आप देख लेना, ये तीर्थन वैली है। देन यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे लगभग बंजार है, और इस वाले रीजन में लगभग आपका आनी है, और इस वाले रीजन में आपका क्या है, निरमंड है। यहाँ बंजार और आनी को जो कनेक्ट करता है एक दर्रा है जिसको जलोड़ी दर्रा बोलते हैं। और बंजार वाला जो पोर्शन है उसको निरमंड से जो कनेक्ट करता है, वो भी एक दर्रा है पास है, उसको बशलेव पास बोलते हैं, वशलेव पास। ठीक है, दरों में इसको बाद में पढ़ाऊंगा, परंतु जस्ट जो है गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारे दर्रे में जो आपको कराऊंगा यहाँ पे, हमटा पास सारा उनका, यहाँ से नदियां भी निकलेगी, जिसमें पिन वैली इस तरफ को जाएगी और पार्वती जो इस तरह से, जो बाद में ब्यास की सहायक नदी बनेगी। ठीक है, मैप पे देखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा। तो प्रोमिनेंट जो है प्लेसेस हैं, प्रोमिनेंट जो प्लेसेस हैं कुल्लू के, वो आपके कौन कौन से हैं? प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ कुल्लू वो आपके हैं, कुल्लू, सिर्फ कुल्लू ही बनाया है मैंने, है ना, जस्ट आपको बताने के लिए। ये रोहतांग पास है, और यहाँ से एक नदी निकलती है ब्यास इस तरह से। ये वाला तो आपका सोलंग घाटी है कुल्लू में। और ये आपका लग वैली है जो कुल्लू के बिल्कुल सामने जो है। और इस वाले रीजन में, ये जो बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ एक पार्वती नदी है, तो ये पार्वती घाटी है। इधर वाले रीजन में आपका मलाना वाला रीजन है। ठीक है, और ठीक इधर बुनतर के इस तरफ वाले रीजन में, नीचे वाले रीजन में सेंज वैली है। और बंजार का जो पिछला इलाका है, उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, तीर्थन वैली, वहां एक तीर्थन खड़ आती है। देन मैंने आपको फाइनली बंजार, आनी और निरमंड, इनको कनेक्ट करने वाले दो दर्रे भी पढ़ाए। इसमें जलोड़ी दर्रा है और ये बशलेव दर्रा है। बशलेव दर्रा बंजार को कनेक्ट करता है किससे, निरमंड से। और जलोड़ी पास जो है किसको कनेक्ट करता है, बंजार को आनी से। ठीक है, जस्ट जो है गो थ्रू है कोई। नेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट रिवर है जो मुझे आज आपको पढ़ानी है। ठीक है, यदि आप मैप के थ्रू देख पाते हैं या बना पाते हैं तो बेहतर है, नहीं तो एक स्कीमेटिक भी बना देंगे। ये हमारा पांगी वैली, और इस तरह से ये मैप आपको बनाना आना चाहिए, ताकि ये आप देख लें जैसे भी आप कर पाते हैं। ये ये हमारा कांगड़ा वाला रीजन है। ठीक है, आज जो मेनली जो मैं रिवर करा रहा हूँ, रिवर जो है आज हमारी है वो है रावी, रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर का जो टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं। रावी रिवर में इसका जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको इस तरह से होंगे। पहले एक बार देख लो रावी रिवर का कैसा कोर्स है। देखो जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला, ये बड़ा बंगाल है कांगड़ा का। ठीक है, यहाँ कुछ दो प्रोमिनेंट स्ट्रीम्स हैं, वो एक नदी बनाती है यहाँ पे रावी। फिर ये नदी जो है यहाँ से चंबा के होली वाले रीजन में, भरमौर वाले रीजन में, चंबा शहर होते हुए फाइनली जो है ये बाहर निकलती है, और कहाँ चले जाती है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो है कोर्स है मेनली रावी रिवर का हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बट यहाँ पे इतने छोटे मैप में मैं आपको नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ साइड में एक स्कीमेटिक मैप बना रहा हूँ, जहां आपको जो है चीजें क्लियर होंगी।
एक्चुअली इस बड़ा बंगाल रीजन में जो मैंने आपको बताया, यहाँ दो प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स हैं। यहाँ दो प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स हैं। एक ग्लेशियर का नाम है भांदल। एक ग्लेशियर का नाम है भांदल, और दूसरे ग्लेशियर का नाम है तंतगिरी। कुछ बुक्स में ततंगिरी भी लिखा है, तंतगिरी। ठीक है। ये दो प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स हैं। किस रीजन में है? इस रीजन में है। इस रीजन में है। ठीक है। ये कांगड़ा का कौन सा रीजन है? ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच का वो जो है हायर रीचेज है। क्योंकि नीचे धर्मशाला से इस वाली साइड में क्या है? धौलाधार। और ऊपर देखो इस वाली साइड में रोहतांग पास होते क्या है? पीर पंजाल। इन दोनों के बीच में ये एक जो है, जो माउंटेनियस रीजन है, जो माउंटेनियस ट्रैक्ट है, हार्ड एरिया है। ठीक है। वहां जो प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स हैं, भांदल और तंतगिरी, ये दोनों ग्लेशियर्स से जो हैं स्मॉलर स्ट्रीम्स निकलती हैं, जो इन ग्लेशियर्स के नाम से ही जानी जाती हैं। भांदल वाली भांदल के नाम से, और तंतगिरी वाली तंतगिरी के नाम से। फाइनली, क्योंकि ये इनएसेसिबल पार्ट हैं और ये जो है आपस में मिल जाती हैं और एक नदी को जन्म देती हैं जिसका नाम है रावी। ठीक है। इस प्रकार भांदल और ततंगरी, टू प्रोमिनेंट स्मॉलर स्ट्रीम्स, ये जो है चंबा के अंदर नहीं बल्कि कांगड़ा के बड़ा बंगाल रीजन में लोअर रीचीज में क्या बनाती हैं? रावी नदी को बनाती है। देन ये जो नदी है, ये जो है एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है। चंबा में नदी का कोर्स में इस तरह से बना रहा हूं। ये चंबा में नदी इस तरह से फ्लो करेगी। इस रीजन में देखो, ये चंबा का रीजन है ना, इस वाले रीजन में, मणिवेश वाले रीजन में, यहाँ एक मणिवेश पीक भी है, ग्लेशियर भी है, लेक भी है। यहां से कुछ नदियां जो है नीचे की तरफ को आएगी इस तरह से। ठीक। कुछ जो है लेफ्ट बैंक से आएंगी, और इस तरह से ये नदी फाइनली आगे चली जाएगी जम्मू कश्मीर में। अब वो प्रोमिनेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं उनके नाम हम देखेंगे। पहली जो प्रोमिनेंट रिवर है वो इधर मणि महेश लेक से आएगी। मणि महेश लेक से जो है एक रिवर ओरिजिनेट होती हैं, और उस रिवर का नाम क्या है? बुधिल। उस रिवर का नाम क्या है? बुधिल। ठीक है। बुधिल। ये जो है रावी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। रावी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर थोड़ा आगे जाने पे ऊपर वाली चुराहा वाली साइड से, बरमौर का जो लास्ट एंड है, वहां से एक और नदी आती है जिसका नाम है तुंदहा। तुंदहा। ठीक है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रावी की। फिर जब नदी जो है और आगे, अब दोनों तरफ को आपका क्या है, ये चंबा के मिडल में जा रही है, देखो इस तरह से दोनों तरफ आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अब कुछ सोलर स्ट्रीम जो है निचली साइड से आएगी, जो निचली तरफ की पहाड़ियां हैं, कुछ ऊपर तरफ से आएंगी, ज्यादातर जो है ऊपर की तरफ से आती हैं। यहाँ पे नीचे वाली साइड से भी जो है कुछ स्ट्रीम्स आती हैं जिसका नाम है चीरचिंद। चीर चांद या चीरचिंद। चीर चिंद। ठीक है। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। नाउ, अब जो नदी है वो आगे बढ़ती हैं, और जो चंबा शहर है, जो चंबा शहर है वो रावी नदी के राइट बैंक में है। ठीक है। वो रावी नदी के राइट बैंक में है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे लगभग इस रीजन में आपको चंबा शहर मिलेगा, ऑन दी राइट बैंक ऑफ रावी रिवर। देन जब आगे नदी बढ़ रही है, इस वाले रीजन में, ये जो मैंने कल आपको चुराहा रीजन कराया था, यहां से एक नदी आती है। ठीक है। मैंने इसका स्कीमेटिक में इस तरह से ले रहा हूं। उस नदी का नाम है साल। SAL, साल। इसी नदी को जो है साहो भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ साइड में लिख रहा हूं। इसी नदी को साल भी कहते हैं, इसी नदी को साहो भी कहते हैं। ठीक है। साल एंड साहो। ठीक है। तो ये एक ट्रिब्यूटरी हो गई है रावी की। देन ये जो लास्ट रीजन है ना, यहाँ पे पांगी घाटी में एक जो है पास है, साच पास। साच पास से, सच पास से जो है, यहाँ से बहुत सारी स्मॉलर स्ट्रीम जो है नीचे को आती हैं, जो फाइनली मर्ज होकर के नीचे मिल जाती हैं रावी रिवर में। उनमें जो प्रोमिनेंट है, एक जो प्रोमिनेंट है वो इस तरह से है। इस पहली वाली का नाम जो मैंने इस तरह से शो कर रहा हूं, इसका नाम है बैरा। BAIRA। बैरा खट या बैरा स्ट्रीम है ये छोटा। और दूसरी वाली साइड से आता है, इसका नाम है
सियूल, इसका नाम है सियूल, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, SIUL। ठीक है, इसको सियूल खड भी कहते हैं। और बाद में जब ये मर्ज हो जाती हैं तो बैरा सियूल के नाम से फाइनली जो है मर्ज हो जाती हैं, किसमें, रावी रिवर में। और रावी रिवर फाइनली हिमाचल प्रदेश में को छोड़ करके जो है एक जो प्रोमिनेंट प्लेस है, खैरी, खैरी नामक जगह पे ये नदी हिमाचल प्रदेश से चली जाती है जम्मू कश्मीर, और वहां से पाकिस्तान, जहाँ पे ये इंडस में जो है फाइनली मर्ज हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये जो रिवर्स हैं, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया कि भांदल और तंतगिरी जो प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स हैं बड़ा बंगाल रीजन में, वहां से जब ये रिवर निकलती हैं और जब आपस में स्मॉलर स्ट्रीम्स मिलती हैं इन द लोअर रीचेस ऑफ बड़ा बंगाल, तब जाके ये जो है रावी रिवर को बनाती है। ठीक है, इस तरह से रावी रिवर दो डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो कर रही हैं। ओरिजिनेशन इनका कांगड़ा में है, और इसका जो मेजर जो पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, फ्लो कर रहा है चंबा में। चंबा में जो पहली प्रोमिनेंट जो स्ट्रीम है वो इसको मिलती है बुधिल, और बुधिल का ओरिजिन कहाँ है, मणि महेश लेक। देन बुधिल के बाद इसको मिलती है राइट विंग से तुंदाहा, और लेफ्ट विंग से प्रोमिनेंट है चीरचींद, देन चंबा टाउन, और चंबा टाउन के बाद जो है साल या साहो, ये जो है चुराहा वाली साइड से आती है। और आगे सच पास से पांगी वाले रीजन से, बड़े लंबे रीजन से जो है बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, मैंने दो ही कराई है जो पेपर में अक्सर आती हैं, एक बैरा है, दूसरी क्या है, सयूल। बैरा सयूल के नाम से फाइनली मर्ज होती हैं और रावी नदी में मिलती हैं, और खैरी से ये नदी चली जाती हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नाउ इसके बारे में जो कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि जो रावी नदी है, जो रावी नदी है, रावी नदी का संस्कृत नेम और वैदिक नेम। ठीक है, ये पेपर में आपके क्वेश्चन है, संस्कृत नेम और वैदिक नेम। संस्कृत नाम जो है क्या है, संस्कृत नाम है इसका इरावती, इरावती, और वैदिक नेम है इसका पुरुषिणी। ठीक है, और जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, उनके जब वो भारत में आए थे, ग्रीक हिस्टोरियंस ने इस नदी को जो है उनके लेखों में इनके इस नदी का नाम जो है क्या आता है, एक आता है हाइड्रा एस्टर। ग्रीक हिस्टोरियंस ने इस नदी को क्या नाम दिया था, हाइड्रा एस्टर। और एक और नाम भी ग्रीक हिस्टोरियंस के लेखों में मिलता है, वो है राहोएडिस। प्रोनाउंसिएशन ना जाने क्या होगी, परंतु मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, RHOU, राहोएडिस। ठीक है, ये रावी नदी के जो हैं अलग अलग नेम है, संस्कृत इरावती, वैदिक नेम पुरुषणी, और ग्रीक हिस्टोरियंस ने इसको जो है क्या क्या नाम दिए थे, हाइड्रेस्टर एंड रोहिडिस। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको जो दो नदियां हैं वो कंपेयर करनी है, दोनों के, वहां पे केवल वैदिक जो है वैदिक नेम ही था। ठीक है, वहां पे उसका चिनाब का असीकनी था, और एक दूसरा नाम भी कराया था, एक चंद्रभागा था, और तीसरा क्या था, ग्रीक हिस्टोरियन का एसाइंस। ठीक है, और चिनाब का जो टोटल डिस्टेंस था हिमाचल में वो कितना था, 122 किलोमीटर। ठीक है, तो बाकी आप जो है अपना मैप जो है खरीद लें, उससे उसमें देखते रहें। अदरवाइज क्या है, अगर आप जो है कैचअप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि चीज़ें फास्ट चल रही हैं, और ठीक है, तो नहीं तो जो है आपको जो है ये बोरिंग टॉपिक्स लगेंगे। ठीक है, आपकी चीज़ों को देखना है, और इन चीज़ों को देखना है, उधर मैप में जा करके विजुलाइज करना है। ठीक है, कल जो है रिवर्स में मैं आपको ब्यास रिवर कराऊंगा, जो कि एक बहुत बड़ी नदी है, और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ब्यास रिवर के साथ साथ जो है कल मेनली हम जो है मंडी और शिमला, और क्योंकि हमीरपुर का जिक्र आएगा ब्यास में, जस्ट टच करेगी ब्यास जो है, बॉर्डर बनाएगी, तो हमीरपुर और ऊना में कोई खास ज्यादा नहीं है। ठीक है, उनको भी हम जो है वैलीज, प्रोमिनेंट वैलीज या प्रोमिनेंट प्लेसेस को हम कल देखेंगे। साथ में फ्रीडम मूवमेंट में मुझे अब लगेगा कि कितना आपको जो है और करवाना है, अदरवाइज जो है हम अगले टॉपिक में जाएंगे, मे बी किसी एक डिस्ट्रिक्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, चलो इतने कम टाइम में क्या ही क्वेश्चन होंगे, चीजें अगर आपने पढ़ी हैं तो बेटर है, अगर बिल्कुल ही शुरुआत है तो ये थोड़ा सा फास्ट मूविंग है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।